हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक भी कर दें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या दिया गया। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मूल अधिकार किस बात पर बल देते हैं। तो कह रहे हैं कि मूल अधिकार को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। किस रूप में परिभाषित किया गया? मानव अधिकार। और देखो, मानव अधिकार को एक और बोला मानवाधिकार बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? मानवाधिकार। अब देखो, मानवाधिकार किसे कहते हैं? ध्यान रखने, देखो, मौलिक अधिकारों का एक समूह, ठीक है, मौलिक अधिकारों का एक समूह जो प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? मानवाधिकार बोला जाता है। देखो, हर एक व्यक्ति के पास क्या है कि मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उन्हीं मौलिक अधिकारों को क्या बोला जाता है? मानव अधिकार बोला जाता है। तो वही कह रहे हैं कि मूल अधिकारों को सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जो मूल अधिकार है वो क्या है? मानवाधिकार के रूप में उसको परिभाषित किया जाता है कि मतलब जो मानव के जो अधिकार हैं, मानव को जो अधिकार प्राप्त हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? मूल अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों से करते हैं। तो देखो, अर्थव्यवस्था की वर्गीकरण की बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है श्रम, ठीक है, श्रम के आधार पर, दूसरा पूंजी के आधार पर। ठीक है, तो दो तरीके से इसको क्या है? वर्गीकृत किया जाता है, श्रम के आधार पर, ठीक है, पूंजी के आधार पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन क्या है। तो आप लोग ध्यान रखना, उत्पादन क्या होता है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों, सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। उत्पादन मतलब क्या होता है कि जैसे कंपनियां, ठीक है, कोई प्रोडक्शन कर रही है, मतलब कुछ चीज़ कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो वही उत्पादन हो जाता है। ठीक है, आप लोग देखते हैं जैसे बहुत सी कंपनी कुछ भी प्रोडक्ट बना रही है, तो वो क्या हो गया? उनका उत्पादन हो गया। ठीक है, वही कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र में उत्पादन क्या होता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, जैसे कोई वस्तु बना रही है, जैसे सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया, ठीक है, जैसे कोई सामान या कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसको निर्मित करने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है? उत्पादन बोला जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भोज किस वंश के राजा थे। तो आप लोग ध्यान रखें, भोज परमार वंश के राजा थे। ठीक है, उनकी राजधानी कहाँ पे थी? धारा नगरी। और आप लोग ध्यान रखें, जो परमार वंश के संस्थापक थे वो राजा उपेंद्र थे। कौन थे? उपेंद्र या कृष्णराज। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, देखो, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, राजा उपेंद्र या कृष्णराज। ठीक है, और देखो, इनकी राजधानी कहाँ पे थी? राजधानी, देखो, प्रारंभ में इनकी राजधानी उज्जैन थी। आप लोग ध्यान रखें, कौन सी थी? उज्जैन। लेकिन बाद में क्या हुई? बाद में राजधानी को धारा नगरी स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, बाद में राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित की? धारा नगरी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि परमार वंश का संस्थापक कौन थे? कृष्णराज या राजा उपेंद्र। और राजधानी कहाँ पे बनाई थी इन्होंने? उज्जैन। और लेकिन बाद में कौन सी राजधानी होगी? धारा नगरी। तो आपका पूछा गया तो जो भोजराज है ना, भोज वो किस वंश के राजा थे? तो ध्यान रखना है, परमार वंश के राजा थे। और भोज ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? धारा नगरी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो आप लोग ध्यान रखें, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव। और जो जयदेव थे ना, ठीक है, सैन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन जो थे, लक्ष्मण सेन, ठीक है, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। आप लोग ध्यान रखें, दरबारी कवि थे। ठीक है, किसके? देखो, जयदेव कहाँ रहते थे? सैन शासक, ठीक है, सैन वंश के जो शासक थे ना, लक्ष्मण सेन, उनके दरबार में, ठीक है, जयदेव रहते थे। आप लोग ध्यान रखना है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आप लोग देख खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था, चोल राजाओं ने कराया था, और ये लगभग 950 ईस्वी से, ठीक है, 1050 ईस्वी के बीच में कराया गया था। ठीक है, आप लोग देख 950 से 1050 के बीच में कराया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भक्तकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। तो आपके देख लीजिए यहाँ पे 4 संतों के नाम दिए गए हैं। तो फर्स्ट आपके हो गए रामानुजाचार्य, देखो सेकेंड आपके दिए रामानंद, थर्ड दिए गुरु नानक, ठीक है, और फोर्थ आपके हो जाएंगे कबीर। ठीक है, फोर्थ कौन हो जाएंगे, कबीर। आपका भक्ति काल के 2 संत पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे 4 संत दिए गए। ठीक है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए, और ये क्वेश्चन पिछली मतलब एक क्लास में आप लोगों को बता भी चुके हैं। ठीक है, और दूसरी बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे जलवायु किसी बड़े इलाके का सामान्य मौसम है। ठीक है, जलवायु जो होता है किसी बड़े इलाके का क्या होता है, सामान्य मौसम होता है। कह रहे कि जो लंबे समय से बना रहता है। ठीक है, क्या होता है, लंबे समय से बना रहता है, क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। और मौसम क्या होता है कि मौसम जहाँ कुछ दिनों या कुछ घंटों में बदल सकता है। ठीक है, मौसम क्या होता है कि कुछ दिनों या कुछ घंटों में बदल सकता है, लेकिन जलवायु क्या होता है, बड़े इलाकों में एक लंबे समय से बना रहता है, उसको जलवायु बोला जाता है। ठीक है, और पिछला जो क्वेश्चन था तो वो था शायद जलवायु और मौसम में अंतर शायद था, कि जलवायु तथा मौसम में अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में। तो आप लोग ध्यान रखते हैं जो 88 क्वेश्चन है, 88 नंबर क्वेश्चन है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। देखो जब बनाए गए तब भी 395 अनुच्छेद थे, और वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद ही हैं, ध्यान रखना है। यदि आपकी देखो अनुसूचियों की बात करेंगे, अनुसूचियाँ, तो जब बनाया गया था तब 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, जब संविधान बना था तब 8 थी, और वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 2 स्वतंत्रताओं का पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद से है, 19 से 22 तक है। और देखो पहली स्वतंत्रता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, पहली स्वतंत्रता क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो अपने विचार अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार रख सकता है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, जैसे पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर सकता है प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, तो पहली स्वतंत्रता ये होगी। दूसरी क्या है कि नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा आदि के करने की स्वतंत्रता। ठीक है, कोई भी नागरिक हो जैसे शांतिपूर्ण कोई सभा करना चाहता है तो आराम से कर सकता है, ये आपको स्वतंत्रता प्रदान है। ठीक है, तो ये चीज़ रखते हैं। देखो थर्ड क्या देगी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, देखो ये कोई प्रेशर नहीं होता है किसी का भी। ठीक है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, जो आपका इच्छा हो वो आप व्यवसाय कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो काम आप लोग कर सकते हैं, ये हमें क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि समुदायों अथवा संघ निर्माण की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, संघ मतलब कोई संगठन वगैरह निर्माण करने की भी स्वतंत्रता होती है। कोई आप संगठन बना सकते हैं, कोई पार्टी बना सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता प्रदान है। ठीक है, आपका 5th नंबर कह रहा है कि नागरिकों को देश की सीमा के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक कह रहे भ्रमण करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। भ्रमण का मतलब क्या होता है कि भारत की बाउंड्री के अंदर आप किसी भी स्टेट में जाके घूम सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको स्वतंत्रता प्रदान है। ठीक है, किसी भी, जैसे यूपी में रहते हैं तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, ऑल इंडिया में कहीं पे भी आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कह रहे कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए, और यहाँ पे आपकी 5 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लेना इसको।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भूस्खलन से क्या तात्पर्य, कह रहे भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कह रहे ढाल की दिशा में खिसकना शुरू कर दे। देखो गुरुत्वाकर्षण मतलब होता है कि पृथ्वी जो होती है ना, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। ये तो सुना ही होगा कि पृथ्वी क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो वही कह रही कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, ढाल की दिशा में खिसकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ की चोटी पर कोई मिट्टी वगैरह या कुछ भी टीला होता है तो वो क्या होता है, ढाल का मतलब नीचे की तरफ खिसकना शुरू कर देते हैं। कह रहे तीव्र एवं खड़े ढाल पर कह रहे कि अपक्षयित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया क्या कहलाती है, भूस्खलन कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो आप लोग देखते हैं भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण पड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि आपको देखो चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया था, जब सूर्य, ठीक है, और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। और ये आप लोग चित्र याद रखना है, सूर्य और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो कौन सा पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है। क्या पड़ता है, चंद्र ग्रहण, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी याद रखना है, जैसे आपका सूर्य, ठीक है, क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो ये बोला जाता है सूर्य ग्रहण। इसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण, ठीक है। और जो चंद्र ग्रहण होते हैं तो ये पूर्णिमा को होते हैं, ठीक है, कब होता है, पूर्णिमा को होता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ठीक है, कब होता है, अमावस्या को होता है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ रखना है। देखो दोनों डेफिनेशन एक साथ चित्र के माध्यम से आप लोग याद रखना है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। यदि आपके एग्जाम में सूर्य ग्रहण की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ऐसे ही चित्र के माध्यम से बना के लिख सकते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और देखो चंद्र ग्रहण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसको बोला जाता है चंद्र ग्रहण बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहे आंसर में क्या लिखा है, कह रहे कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है तो कह रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, ठीक है। चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी की छाया में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह केवल पूर्णमासी के दिन होता है। पूर्णमासी मतलब पूर्णिमा के दिन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। तो कह रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहा जाता है कि जिस राज्य की निगाह में सभी पंथ समान धर्म होते हैं, ठीक है, मतलब समान होते हैं। क्या है कि सभी पंथ कैसे हों, समान हो, जहाँ पर भी सभी पंथ समान है तो उसको पंथ निरपेक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंथ निरपेक्ष बोला जाता है, या इसको धर्म निरपेक्ष भी बोल दिया जाता है। ध्यान रखना है, पंथ निरपेक्ष या इसको धर्म निरपेक्ष भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष मतलब क्या होता है, सभी धर्मों को समान माना जाए जहाँ पर भी, तो उसको बोला जाता है पंथ निरपेक्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो आप लोग ध्यान रखना है, हिंद यूनान या इंडो यूनानी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाराहमिहिर कौन था। तो वाराहमिहिर कह रहे गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और क्या था, ज्योतिषाचार्य था, ठीक है, ज्योतिषी था और क्या था, गणितज्ञ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है और इसका निर्माण कह रहे हैं किसने करवाया था। तो आप लोग ध्यान रखें कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, कौन से था वंश था, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था, ठीक है। और सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। आप लोग ध्यान रखें कहाँ पे स्थित है, कोणार्क उड़ीसा में। और एग्जिट स्थिति क्या है कि उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, गंग वंश के शासक किसने बनाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। और कहाँ पर स्थित है, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोलों के शासनकाल में कह रहे जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था। तो आप लोग ध्यान रखिए, चोलों के शासनकाल में जनपद को क्या कहते हैं, नाडु, ठीक है, और गांवों को कुर्रम कहते थे, ठीक है, गांवों को क्या कहते हैं, कुर्रम कहते थे, जनपद को क्या कहते हैं, नाडु कहते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ पर हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखते हैं, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, 1526 में, ठीक है, पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य मुकाबला हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुई थी, लोदी की क्या हुई थी, पराजय हो गई थी, ठीक है। इब्राहिम लोदी क्या हुआ था, हार गया था और इब्राहिम लोदी को मार दिया गया था, ठीक है। कहाँ पे मारा गया था, इसी पानीपत के युद्ध में। और उसके बाद क्या हुआ, तो बाबर ने लोदी वंश का अंत करके और मुगल वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, मुगल वंश की स्थापना की थी। और आप लोगों को बताया था कि बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। पहला तो 1526 में हो गया, फिर 1527 में, 1528 में और 1529 में, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, ये 4 युद्ध उसने लड़े थे, जिसमें पहला युद्ध क्या था, 1526 में था, पानीपत का युद्ध। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मोहम्मद शाह के 5 सिद्धांतों में कह रहे जकात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखो जकात का मतलब क्या आता है कि वार्षिक कमाई का 2.5% दान करना ही क्या बोला जाता है, जकात, ठीक है। तो आपका कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब ने 5 सिद्धांतों में एक सिद्धांत दिया था, जकात। तो आप लोग ध्यान रखें, जकात का मतलब ये होता है कि पूरे मतलब वार्षिक इनकम का कितना 2.5% दान करना। जैसे मान के चलो एक साल में कोई व्यक्ति जैसे 1 लाख रुपए कमाता है तो उसका 2.5% क्या करना है, दान करना है। तो 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, मतलब 100 × 25 कितना हो जाएगा, कम से कम 1 लाख कमा रहा है तो 2500 रुपये दान करना चाहिए, ये जकात बोला था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।